गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को किस तरह से बनाया जाता है, उनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम इनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक प्रबल हम होते हैं। हालांकि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें जो COH समूह है समान दिखते हैं, परंतु यदि हम इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें या हम इसको एसिडिक कांस्टेंट देखें K1, तो हम देखते हैं कि दोनों K2 जो होता है PK1 और PK2 जो होता है वो अलग अलग होता है। तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों की जो विशिष्टता उनके दो वियोजन स्थिरांक होना है। इस कारण इनमें दो प्रोटॉन दो संरचनात्मक रूपों की भिन्न परिस्थितियों से दो पदों में मुक्त होते हैं। तो फर्स्ट आप रिएक्शन देखिए कि K1 इसमें एक प्रोटॉन लिबरेट हुआ और सेकंड स्टेप के अंदर बच्चों दूसरा प्रोटॉन लिबरेट हुआ और दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया। अब स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ कि प्रथम पद में जो पहला प्रोटॉन है अम्ल के उदासीन अणु से मुक्त होता है, यानी कि उस समय जो आपका एसिड है वो न्यूट्रल है, यानी कि उस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। तो डाइकार्बोक्सिल अम्ल में एक COH समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव यानी -I इफेक्ट के कारण दूसरे COH समूह से आसानी से प्रोटॉन मुक्त करा देता है। परंतु जब COH समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव यानी -I इफेक्ट जो है वो कार्बोक्सिल समूह के मध्य की दूरी बढ़ने से कम होता जाता है। यानी कि यदि हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो COH है, इसमें से यदि प्रोटॉन लिबरेशन आसानी से होगा, लेकिन यदि यहाँ CH2 ग्रुप आ गया तो जैसे जैसे इसमें डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसका जो -I इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और सेकंड स्टेप ये है कि द्वितीय पद में दूसरा प्रोटॉन जो बनता है जो डाइकार्बोक्सिल अम्ल के कार्बोक्सिलेट आयन से मुक्त होता है तथा इसमें जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की तरह व्यवहार करेगा और इसका जो प्रेरणिक प्रभाव है +I इफेक्ट होगा। तो दूसरा जो COH समूह है वो प्रोटॉन त्यागने की जो क्षमता होगी, जो कैपेबिलिटी होगी, वो काफ़ी कम हो जाएगी। इस कारण से दूसरे COH समूह की जो अम्ल सामर्थ्यता होती है वो पहले COOH समूह की अम्ल सामर्थ्यता की अपेक्षा कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो Ka1 है और Ka2 से अधिक होता है, यानी जो pKa1 का जो मान है pKa2 के मान से कम होगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सिंपल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए फर्स्ट पीके वैल्यू जो है वो 2.86 है और जो सेकंड वैल्यू है 5.70 है, जबकि हमारा दूसरा डाइकार्बोक्सिलेट आयन बनता है। यानी कि जो कुछ जो डाइकार्बोक्सिलेट आयन है उनमें जो pKa1 का जो वैल्यू का जो मान होता है कम होता है कंपैरेटिवली pKa2 के। अब यहाँ पर टेबल में कुछ एसिड्स दिए गए हैं बच्चों, जिसमें आप ऑक्जेलिक एसिड के लिए देखिए pKa वैल्यू 1.27 है, जबकि जो A2 के लिए जो वैल्यू है वो 4.28 है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए मेलोनिक एसिड के लिए 2.86 है, तो यहाँ पर जो A2 के लिए जो दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन जो लिबरेट हो रहा है उसके लिए जो वैल्यू है वो 5.70 है। इसी तरह आप सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड में आपको वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो सारणी पर अपन देख रहे हैं उससे हम जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो ये है कि जो डाइकार्बोक्सिल अम्ल है वो दूसरे कार्बोक्सिल समूह के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रभाव के बढ़ने से उनकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर हमने एक लिया है, यह आपका एसिटिक एसिड है और ये दूसरा आपका मेलोनिक एसिड है। तो एसिडिक एसिड है, इसके लिए जो पीके वैल्यू है वो 4.73 है, जबकि इसकी 2.86 है। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो COH समूह है उसके जो -I इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए वो इस एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। अगला पॉइंट ये आता है कि यदि दो कार्बोक्सिल समूह के मध्य की दूरी अधिक हो तो जो COH समूह का जो अम्लीय गुण बनाने की जो सामर्थ्यता है, जिससे कि हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो है अम्लीय गुण को कम कर रहा था, जो सेकंड जब डिसोसिएशन होता है तो उसका जो वो होगा स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। तो यदि हम देखें तो ऑक्जेलिक एसिड में हमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन pK1 और pK2
में देखने को मिलता है, उससे कम मेलोनिक में मिलता है, उससे कम सक्सेनिक में मिलता है, उससे कम ग्लूटारिक में, और सबसे कम हमें एडिपिक एसिड में देखने को मिलता है। यानी कि जैसे CH2 दोनों कार्बोक्सिल समूहों के बीच में आएंगे, वैसे वैसे जो सेकंड ग्रुप जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब अगली आती है बच्चों इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन जो है, जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर करती है। जब दोनों COH समूह 5 या 5 से अधिक CH2 समूह से पृथक होते हैं, तो जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह है वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसके स्वतंत्र रूप से क्रिया करता है। मगर यदि दो कार्बोक्सिलिक समूह पास पास में जुड़े हों तो यहाँ पर हमें अलग अलग अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है COH समूह के कारण जो अभिक्रियाएं होने वाली हैं उसे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में दोनों COH समूह उपस्थित होने के कारण ये व्युत्पन्नों को दो श्रेणियों में बनाते हैं। पहला है मोनो, दूसरा डाई व्युत्पन्न बनाते हैं। अब यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए कि हमने यहाँ पर सक्सिनिक एसिड लिया है। तो सक्सिनिक एसिड की जब हम NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो पहला प्रोटॉन फर्स्ट सॉल्ट बनता है यहाँ पर, और फर्दर इसकी रिएक्शन कराने पर NaOH पे हमें डाई सॉल्ट, हमें दूसरा प्रोटॉन भी यहाँ से निकल के सोडियम जुड़ जाता है। इसी तरह से आप इथेनॉल की H2SO4 की रिएक्शन में करेंगे तो एस्टरिफिकेशन पहले एक COH ग्रुप का होगा, फर्दर एस्टरिफिकेशन करने पे दूसरा जो हमारा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है वो भी एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से PCl5 से रिएक्शन यदि हम कराते हैं तो फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव बनेगा, फिर बाद में फर्दर रिएक्शन के बाद में सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो सेकेंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से आप नीचे रिएक्शन देखिए कि हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं फर्दर रिएक्शन से। जैसे फर्स्ट टाइम हमने, आप यहाँ पर रिएक्शन में वेरिएशन देखिए कि हमने एथेनॉल और H2SO4 की रिएक्शन कराई तो फर्स्ट जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह था वो एस्टर में कन्वर्ट हो गया है, और सेकंड में हमें Cl जोड़ने के लिए हमने क्या किया, SOCl2 से रिएक्शन करवाई है, तो हमें मिक्स्ड डेरिवेटिव भी हमें ऐसे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब आती है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब डाइकार्बोक्सिल अम्लों को हम गर्म करते हैं तो उनमें बनने वाले उत्पाद दोनों कार्बोक्सिल समूहों के सापेक्ष स्थितियों पर या दो कार्बोक्सिल समूहों को पृथक करने वाले CH2 समूह की संख्या पर निर्भर करती है। अतः दोनों कार्बोक्सिल समूह का पृथक करने वाले कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला ये है आपका विदाउट और विथ वन सेपरेटिंग कार्बन एटम, यानी बिना या एक कार्बन परमाणु के द्वारा पृथक्करण, यानी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दोनों कार्बोक्सिल समूह आपस में सीधे जुड़े रहते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड में, या फिर दोनों COH समूह एक कार्बन से जुड़े रहते हैं, यानी कि मेलोनिक एसिड। तो गर्म करने पे विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर रिएक्शन देखिए, हमने ऑक्सैलिक एसिड को हीट किया है तो डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। वहीं पर जब हम मेलोनिक एसिड की रिएक्ट को हीट करते हैं तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और डिकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है। अब विकार्बोक्सिलीकरण चक्रीय संक्रमण अवस्था द्वारा उसी प्रकार से होता है जैसे कि डिल्स एल्डर अभिक्रिया के अंदर होता है। यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए बच्चों, यहाँ पे मेलोनिक एसिड हमने लिया है, मेलोनिक एसिड की हम रिएक्शन कर देखिए कि इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है और फर्दर हमें एसिटिक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अब यदि इन अम्लों में जल के अणु का निष्कासन माना जाए तो 3 या 4 सदस्यीय अस्थायी वलय प्राप्त होती है। यदि वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अलग होगा। अब सेकंड कैटेगरी आती है 2 या 3 कार्बन परमाणु द्वारा 2 कार्बोक्सिल समूह का पृथक्करण, यानी विथ 2 और 3 सेपरेटिंग कार्बन एटम्स, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें COH समूह 2 या 3 CH2 समूह से पृथक होते हैं। यदि हम उनको गर्म करें तो जल के अणु का निष्कासन कर देते हैं और 5 या 6 सदस्यीय चक्रीय हमें एक चक्रीय एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल बच्चों यहाँ पर देखिए सक्सिनिक एसिड का, इसको हीट करने पर हमें एनहाइड्राइड मिल रहा है।
इसी तरह से ग्लूटारिक एसिड को हम हीट करते हैं तो हमें 6 मेंबर रिंग मिल रही है। सस्टेनिक एसिड से हमें 5 मेंबर रिंग मिल रही है और इसके साथ करने पर हमें 6 मेंबर रिंग मिलती है। अब इसी तरह से आप थैलिक एसिड का एग्जांपल देखिए। थैलिक एसिड है, उसे हीट करने पे हमें थैलिक एनहाइड्राइड मिलता है और सिंपल सी मैकेनिज्म है बच्चों। यहाँ पर हमने हीट किया, हीट करने पे ये प्रोटोनेट हुआ और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और हमें एक 5 मेंबर रिंग एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमें मिली। अब अगली कैटेगरी आती है 4 या 5 कार्बन परमाणुओं द्वारा COH समूह का पृथक्करण, यानी कि विथ 4 and 5 सेपरेटिंग कार्बन एटम, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 2 कार्बोक्सिल समूह 4 या 5 CH2 समूह द्वारा पृथक रहते हैं, गर्म करने पर चक्रीय एनहाइड्राइड नहीं बनाते बल्कि चक्रीय कीटोन बनाते हैं। बच्चों अब यहाँ पर वेरिएशन देखिए, हीट का इफेक्ट देखिए कि जब एक कार्बन एटम का सेपरेशन था तब हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था और हमें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड मिला उनके द्वारा। अब जब 2 का था तो हमें एनहाइड्राइड मिला था, लेकिन अब आप यहाँ पे वेरिएशन देखिए 4 या 5 सेपरेटिंग कार्बन है तो यहाँ पर हमें हीट करने पे साइक्लिक कीटोन मिल रहा है एज अ फाइनल प्रोडक्ट। आप यहाँ फर्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, एडिपिक एसिड है, इसे हमने हीट किया, हीट करने पर हमें यहाँ साइक्लोपेंटेनोन मिला, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। इसी तरह से बच्चों अगली रिएक्शन आप यहाँ पर नीचे देखिए, अगला एसिड हमारा कौन सा है, पिमेलिक एसिड है। उसको हीट करने पर क्या हुआ, हमें साइक्लोहेक्सेनॉन मिला, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल गई। तो जो डाई कार्बोक्सिल अम्लों पर यदि हम ताप के प्रभाव को हम प्लांक के नियम द्वारा भी सापेक्ष निम्न बिंदुओं के आधार पर बच्चों हम इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट ये है कि 1,4,1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्रीय एनहाइड्राइड देते हैं, जबकि 1,6 और 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्रीय कीटोन्स देते हैं। और ये जो रूल है वो जनरली हम जितने भी रिंग साइज हैं उनको डिटरमाइन करने में हम इसका उपयोग करते हैं। अब अगली रिएक्शन है इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन हाइड्रेटिंग एजेंट, यानी निर्जलीकारक अभिकर्मकों का प्रभाव। तो निर्जलीकारक अभिकर्मकों को यदि हम डाइकार्बोक्सिल अम्लों का प्रभाव देखें तो कार्बन श्रृंखला पर निर्भर करेगा। अतः डाइकार्बोक्सिल अम्लों के निर्जलीकरण के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद डाइकार्बोक्सिल अम्लों की कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप इसमें देखिए कि जब कार्बोक्सिल अम्ल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में ये विघटित हो जाता है। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में ये विघटित हो रहा है। अब यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले प्रोटोनेट हुआ, प्रोटोनेट होते ही यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल के ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे चले गए और यहाँ से क्लीवेज हो गया, क्लीवेज होते ही यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना और ये आपका C डबल बॉन्ड और निकल के यहाँ से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास चले गए और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और यहाँ से एक प्रोटॉन निकला। इसी तरह से मेलोनिक एसिड्स के अंदर बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि जब मेलोनिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो जो मतलब उसके साथ यदि हम गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती है वो हमें अल्प मात्रा में मिलती है, उसकी जगह हमें कार्बन सब ऑक्साइड की कुछ अमाउंट हमें मिलता है। तो आप यहाँ पे देखिए P2O5 के साथ हमने जब इसको हीट किया तो उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल गए और हमको मिला है कार्बन सब ऑक्साइड। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपको हीट का इफ़ेक्ट बताया है और जो हम साइक्लिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपको यहाँ पे वेरिएशन देके ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे यदि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अंतर नहीं है तो किस तरह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो सिंपल एसिड्स हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं और कैसे CH2 ग्रुप जुड़ने के साथ में हमें जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है जो उसमें हमें किस तरह से वेरिएशन देखने को मिलता है। जो कार्बन सब ऑक्साइड है एक डाइकीटीन होता है बच्चों और जब इसका जल से योग किया जाता है तो ये मेलोनिक अम्ल इससे हमें मिलता है, परंतु यदि एल्थिल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो हमें ये डाई एथिल मेलोनेट
एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। अगली रिएक्शन है बच्चों सक्सिनिक एसिड के साथ। जब सक्सिनिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड की हमें मेजर अमाउंट यानी उसकी जो प्रोडक्ट होता है उसकी यील्ड होती है बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यदि हम अकेले गर्म करने से ऐसा नहीं होता। देखो आप सिंपल सी रिएक्शन देखिए यहाँ पर, ये हमने सक्सिनिक एसिड लिया है और इसको हम सक्सिनिक इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं, एनहाइड्राइड हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकल रहा है। बच्चों यहाँ पे मैकेनिज्म देखिए आप, यहाँ पर आप मैकेनिज्म देखिए कि ये आपका सक्सिनिक एसिड है, इसकी एनहाइड्राइड से रिएक्शन हो रही है। एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर क्या हुआ, यहाँ पर एनहाइड्राइड ग्रुप जुड़ गया और ये यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और यहाँ से देखिए कि आपका जो ये ग्रुप जुड़ा था एस्टर ग्रुप वो निकल गया है, यहाँ से प्रोटॉन निकला और यहाँ पर आपको सक्सिनिक एनहाइड्राइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिला। तो बच्चों यहाँ पर आपके एसिड्स कंप्लीट होते हैं और पूरे चैप्टर में हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, हमने हेलो हाइड्रोक्सिक एसिड्स के बारे में पढ़ा। हमने जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन थे वो सभी एसिड्स के बारे में पढ़ा है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा एसिड डेरिवेटिव आपके सिलेबस में मेंशन है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।